नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन है। आज सदन में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये खास आज का 5वां दिन है क्योंकि सत्र मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान तीखी बहस भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच विपक्ष कई बड़े सवाल उठा रहा है और इन सवालों का जवाब दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आज क्योंकि सदन में 5वां दिन है विधानसभा का और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के तमाम बड़े सवालों का जवाब प्रस्तुत करेंगे। तो यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन है, तो मानसून सत्र चल रहा है और इसी कड़ी में आज 5वां दिन है। लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार सदन के भीतर भी देखने को मिल रही है। तीखे प्रहार देखने को मिल रहे हैं कामों को लेकर और इसी के साथ जहां एक तरफ विकास कार्य गिनवाए जा रहे सत्ता पक्ष की तरफ से, तो वहीं विपक्ष जो है सरकार का फेलियर गिराने में जुटी हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज यूपी विधानसभा का 5वां दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे। क्या कुछ बड़े सवाल विपक्ष के जो आज जिनका जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल, आज सदन का विधानसभा का 5वां दिन है, साथ ही साथ आखिरी दिन भी है। आज संभावना पूरी है कि आज से जो है विधानसभा सत्र वो समाप्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सवालों के जवाब देंगे जो पिछले 4 दिनों से लगातार विपक्ष के द्वारा पूछे आ रहे थे। निश्चित तौर पर देखा गया है कि सदन में तमाम मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई का भी मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। इसके अलावा युवाओं को रोजगार किस दिया जाए, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर आवारा पशुओं का, तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के सवाल किए गए थे। साथ ही साथ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार की रूपरेखा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का विकास का डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछे गए थे। निश्चित तौर पर हालांकि जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं लगातार जवाब दे रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो मंत्री जिम्मेदार विभाग के मंत्री हैं, जब सवाल पूछा जाएगा तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और पूरा सही से जवाब देंगे और 60 में जवाब देंगे जिससे सामने वाले को समझ में भी आए। आज बतौर नेता जो हैं सदन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। हालांकि इस दौरान आज हंगामे के भी आसार है क्योंकि दूसरी ओर अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ शिवपाल यादव होंगे, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया पिछले 4 दिनों से लगातार सदन में हंगामा हो रहा था, कहीं ना कहीं जो नया बिल नियमावली लागू की गई विधानसभा को लेकर के, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लामबंद है। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि जो सवाल करने होते हैं, विरोध करना होता है, वो सदन में कर सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम बैनर पोस्टर लेकर नहीं जा पाएंगे तो विरोध प्रदर्शन अपना कैसे जताएंगे सरकार के खिलाफ और ये आने वाले दिनों के लिए दुष्परिणाम साबित होगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है फिर एक बार हंगामा करने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर आने वाले समय में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज अपना भाषण देंगे, अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण आज का सदन भी होगा क्योंकि आज आखिरी दिन भी है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, जातिगत जनगणना को लेकर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार ने विधान परिषद में लिखित जवाब दिया है, तो जनगणना का कार्य भारत सरकार कराती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखित में जवाब। तो राज्य सरकार की राज्य में जाति जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के क्रमांक 69 पर अंकित है। शून्य काल के दौरान विधान परिषद में सपा ने यह मुद्दा उठाया था। तो जनगणना नियमावली 1990 के तहत भारत सरकार कराती है जनगणना का कार्य। तो सपा ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाया था, जिसका लिखित जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है कि यह भारत सरकार का काम है और राज्य सरकार की राज्य में जातीय जनगणना कराने की कोई मंशा नहीं है। तो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी यूपी सरकार, इसका लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची के क्रमांक 69 का भी उल्लेख है
शून्यकाल के दौरान विधान परिषद में सपा ने ये बड़ा मुद्दा उठाया था। जनगणना नियमावली 1990 के तहत भारत सरकार जनगणना कार्य करती है। सपा ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में ये मुद्दा उठाया था, जिसका लिखित जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा था, लेकिन अब लिखित में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है। बिल्कुल, जाति जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर काफी प्रतिबद्ध है। लगातार सरकार से सवाल कर रही, लगातार चाह रही, सवाल से पूछ रही कि सरकार से पूछ रही कि आखिर जाति जनगणना कब होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब खुद सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, उस दौरान उसको क्यों याद नहीं आया कि जाति जनगणना कराई जाए। इससे पहले भी देखा गया, अखिलेश यादव लगातार कहते रहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेदारी दी जाए, उसको उतना अधिकार दिया जाए। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर हर चीज करनी है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा लिखित में विधानसभा में दिया है कि जाति जनगणना कराने को लेकर के उसका कोई विचार नहीं है, वो नहीं कराने वाली, क्योंकि ये भारत सरकार का मुद्दा है, भारत सरकार ये कराएगी। जो जनगणना अधिनियम 1990 उसके तहत भारत सरकार के पास अधिकार होता है कि वो जनगणना करा सकती है, जातीय जनगणना करा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये है कि जो राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है ऐसे मुद्दों को उठा रही है। कहीं ना कहीं वो चाह रही है कि जातीय जनगणना के नाम पर वो वोट बैंक को साधने की कोशिश करे, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। उससे पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस तरह के भ्रम फैलाकर, इस तरह की बातें कर समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करना चाह रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान आते हैं, वर्ग विशेष को लेकर के बयान आते हैं, कुछ जातियों को लेकर के बयान आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें असमंजस की स्थिति होती है। इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी कराने वाले ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं। हालांकि बिहार में जिस तरीके से देखा गया, बिहार में भी जाति जनगणना को लेकर के आवाज उठी थी, जनगणना शुरू हुई थी, हालांकि उस पर रोक भी लगी थी। उसके बाद कोर्ट ने फिर एक बार कहा था करा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी को बिहार बनाकर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी है, तमाम अन्य पार्टियां वो इस चीज को लेकर के इस चीज को मुद्दा बना रही हैं। और देखा गया पिछले 4 दिन को सदन के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य हैं जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने करारा जवाब दिया है विपक्ष को, और साफ तौर पर कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब उसको याद क्यों नहीं आई थी, उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है, जहां एक और समाजवादी पार्टी जो है जिस तरीके से देखा गया उसके तमाम जो नेता हैं, विशेष तौर पर सवर्ण नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उससे छिड़कते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जातियों को विशेष को लेकर के वहां पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं इसी जो दुर्भावना उनके साथ हुई, उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए नेताओं ने कि किस तरीके से कुछ एक लोग अखिलेश यादव को घेर कर उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनको गलत चीजें दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो मुद्दा विहीन होती जा रही है। और देखिए, आप इस लिखित जवाब के बावजूद समाजवादी पार्टी क्या ये मुद्दा उठाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, एनडीए के प्रवक्ताओं की आज अहम बैठक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की बैठक चलने वाली है। बैठक में संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो समापन भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक है, प्रवक्ताओं के साथ ये बैठक होगी। तो समापन भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे। तो मिशन 2024 की तैयारी को लेकर बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। तो एनडीए के प्रवक्ताओं की आज अहम बैठक है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो बैठक में संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो समापन भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे। तो इस बैठक में प्रवक्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा। पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से काम करना है। इसको लेकर बड़े निर्देश जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से साझा किए जाएंगे प्रवक्ताओं के साथ। पार्टी की छवि बरकरार कैसे रखनी है, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी ये बैठक आज निर्धारित है। दिल्ली से अगली खबर, सोनिया गांधी ने बुलाई सांसदों की बैठक। लोकसभा में अधीर रंजन के निलंबन के बाद आज चर्चा।
तो सोनिया गांधी ने आज सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। सीपीपी कार्यालय में होगी लोकसभा सांसदों की बैठक। तो कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक है। सोनिया गांधी ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। सीपीपी कार्यालय में लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। तो सोनिया गांधी ने बड़ी ये बैठक बुलाई है। 10:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। लोकसभा में अधीर रंजन के निलंबन के बाद आज चर्चा है। तो सोनिया गांधी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के सांसदों के साथ चर्चा करेंगी। सीपीपी कार्यालय में लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। दिल्ली से अगली खबर, बंगाल दौरे पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पंचायत चुनाव में घायल पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 12 से 13 अगस्त को बंगाल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बंगाल दौरे पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 12 से 13 अगस्त को बंगाल दौरे पर रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। लखनऊ से अब खबर सूत्रों के हवाले से, घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। दारा सिंह चौहान होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। तो पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय है। सीएम योगी की कोर बैठक में यह फैसला लिया गया है। पैनल के नाम शीर्ष नेतृत्व के पास भेजने की तैयारी है। तो घोसी उपचुनाव के लिए 17 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। घोसी उपचुनाव के लिए 17 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। तो बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दारा सिंह चौहान होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से ये अटकलें हैं। तो पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। तो सीएम योगी की कोर बैठक में ये फैसला लिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, नाम जो लगभग तय बताया जा रहा है वो नाम है दारा सिंह चौहान का। क्या कुछ अपडेट इस पर? विधानसभा जो सीट है वहां से दारा सिंह चौहान अभी 2022 में हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें विधायक बने थे, लेकिन उस दौरान वो समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे। उससे पहले वो भाजपा सरकार में जो है मंत्री भी रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का रास्ता इख्तियार किया था और वहीं उसी पार्टी से चुनाव लड़े थे। हालांकि फिर उनका एक बार हृदय परिवर्तन हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता चली गई, क्योंकि अगर वो त्याग पत्र नहीं देते तो सदस्यता वैसे भी जाती, क्योंकि उन पर दल बदल कानून लागू हो जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उपचुनाव होना, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बस चाह रही थी वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। तो ऐसे में जो है सबसे मजबूत दावेदार एक बस से दारा सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे इसको लेकर के अभी मंथन हो चुका है। कल रात देर रात आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम, चाहे वो संगठन महामंत्री हों, भूपेन्द्र चौधरी हों, जो जिला अध्यक्ष हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक के साथ में बैठक की और कहीं ना कहीं अंतिम मोड़ तरीके से लग चुकी है। ये जो नाम फाइनल होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि 17 अगस्त तक ही जो नामांकन की स्थिति बची है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में ही जो नाम फाइनल हो जाएगा और पूरी संभावना है कि दारा सिंह चौहान का नाम भी फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आधिकारिक तौर पर ऐलान होता है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर, मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार को तलब किया है। कोर्ट ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। तो 17 अगस्त को तहसीलदार को कोर्ट में पेश होकर देना होगा जवाब। कोर्ट ने तहसीलदार से पूछा सवाल, शाहपुर की प्लॉट 1081 की स्थिति राजस्व अधिकारी ने समय समय पर क्यों बदली? श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। मामला वक्फ बोर्ड में गया तो 7 सदस्यीय टीम ने जांच की। जांच में जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम दर्ज किया गया है। तो बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज गलत तरीके से की गई है।
इसको लेकर बाकायदा टीम भी बनाई गई है और 7 सदस्यीय ये टीम जांच कर रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार को तलब किया है कि समय समय पर यह जानकारी क्यों बदली गई है। कोर्ट ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। 17 अगस्त को तहसीलदार को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा। इस पर कोर्ट ने तहसीलदार से बड़े सवाल पूछे हैं। तो शाहपुर के प्लॉट 1081 की स्थिति राजस्व अधिकारी ने समय समय पर क्यों बदली। श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से दाखिल ये याचिका की गई है और मामला वक्फ बोर्ड में गया तो 7 सदस्यीय टीम ने जांच की। जांच में जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम दर्ज किया गया है। अब तहसीलदार को तलब किया गया है इस पूरे मामले में। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बाकी बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर गलत तरीके से दर्ज की गई है, तहसीलदार को तलब किया गया है, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसमें मथुरा के बाकी बिहारी मंदिर की जमीन है तो कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने पे आपत्ति भी दर्ज की है। आपको बता दूं कि ये मामला 2004 का है, जब भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारी के साथ मिलीभगत से 2004 में उस भूमि को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करा दिया था। आपको बता दूं कि ये जो पूरी जमीन है श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से है। इसमें कई सालों से, ये कहें कि कई सालों से ये जो पूरी जमीन है शाहपुर गाँव की, ये गाटा संख्या 1081 जो पूरी तरीके से बाकी बिहारी मंदिर के नाम से अलॉट थी, उसको कहीं ना कहीं मिलीभगत करके भोला खान पठान ने और जो राजस्व अधिकारी तत्कालीन राजस्व अधिकारी 2004 में उन्होंने कब्रिस्तान के नाम पे अलॉट कर दी थी। मामला फिर वक्फ बोर्ड में गया था। मामला वक्फ बोर्ड में जाने पर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें से पूरी जांच की थी और माना गया था कि इस जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज कर दी गई है। उसके बाद श्री बिहारी जी जो सेवा ट्रस्ट है उसने आपत्ति जताई थी और हाईकोर्ट में मामला गया था। 17 अगस्त को तहसीलदार को कोर्ट में पेश होने को बोला गया और दस्तावेज के साथ वहाँ पे आना। निश्चित तौर से जब कोर्ट के सामने पेश होंगे तो उच्च न्यायालय जब उनसे सवाल करेगी तो कहीं ना कहीं तहसीलदार के लिए कड़ी ये कहीं बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से मिलीभगत की तरफ से जो अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है उन्होंने किस तरह से जो बाकी बिहारी की जमीन है मथुरा की, उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से करते हुए, मिलीभगत करते हुए, कुछ पैसों के इलाज में हो सकता है इसको करते हुए 2004 में इसको कब्रिस्तान के नाम पे कर दी। हालांकि मामला कोर्ट में है, 17 तारीख को सुनवाई होगी, 17 तारीख को तहसीलदार को तलब भी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से तहसीलदार की तरफ से जवाब और स्पष्टीकरण दिया जाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी सरकार के सरकारी विभागों ने अनियमितता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक यूपी के दर्जनों विभागों ने ना तो अपने आय व्यय का लेखा जोखा दिया है, ना ही कई सालों से रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के कई विभागों ने वित्तीय अनियमितताओं की हदें पार कर दी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के विभागों का हाल, सीएजी को नहीं मिला हजारों करोड़ का हिसाब, विकास प्राधिकरणों का पकड़ा गया खेल, साठगांठ से हिसाब में हुआ घालमेल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों का एक बड़ा खेल सीएजी ने पकड़ लिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने सालों से आर्थिक गड़बड़ियां होती रही और किसी की नजर क्यों नहीं गई। सीएजी ने जब सरकारी विभागों का हिसाब किताब जांचा तो हाल ये हुआ कि हजारों करोड़ का घालमेल सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इस घालमेल में एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विभाग शामिल हैं। इसमें यूपी का कोई ऐसा कमाऊ विभाग बाकी नहीं है जिसने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए खेल न किया हो। गड़बड़ी के मामले में यूपी के विकास प्राधिकरण नंबर 1 है। अकेले विकास प्राधिकरणों ने 3,362 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। इसके अलावा आबकारी विभाग में 1,276 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपी सरकार के 43 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सालाना पेश की जाने वाली 266 तरह की रिपोर्ट जमा ही नहीं की। कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल से कोई हिसाब नहीं दिया। सीएजी ने इन गड़बड़ियों के जरिए 3,640 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। सरकारी विभागों के लिए हर साल अपने विभाग की सालाना लेखा रिपोर्ट यानी आय, व्यय, नफा, नुकसान की रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होती है
लेकिन सरकारी विभागों की मनमर्जी तो देखिए। सरकारी प्रावधानों को दरकिनार कर कई साल से मनमानी कर रहे हैं। एक फहरिस्त पर गौर करिए। जीएसटी विभाग ने 1525 करोड़ के नुकसान की बात कही है। इसमें 1446 करोड़ फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। निकायों प्राधिकरणों में 8170 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। बिजली विभाग में 36.22 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 351.30 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व वसूली में राज्य सरकार को 1446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपी के विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरणों पर सवाल न उठे हों। ऐसे ही एक तो नहीं, दर्जनों मामले हैं। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। विकास प्राधिकरणों ने अपने चहेते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 200 करोड़ का नुकसान किया। इनमें भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी मेरठ विकास प्राधिकरण ने की है, जिसने एक बिल्डर को वेद व्यासपुरी योजना में भूखंड आवंटित किया, लेकिन भूखंड की बकाया राशि न वसूलने से 28 करोड़ 95 लाख का नुकसान हुआ। बात राज्य कर विभाग की करें तो विभाग ने 1551 करोड़ की कम वसूली की है। सीएजी की रिपोर्ट में 1058 करदाताओं के आंकड़ों की जांच को आधार बनाया। माल और सेवा कर के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के ये सारे मामले थे। इसमें 60 टैक्स पेयर्स ने निर्धारण आदेशों से 19 करोड़ 50 लाख के अधिक आईटीसी का लाभ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल किसी भी स्थान, उपक्रम और कंपनी के लिए सालाना रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। इससे उनकी वित्तीय सेहत की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी आय व्यय कितना रही है और कितना लोन लिया है, कितना लोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।